स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। कश्मीर से अलगाववाद का चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। कश्मीर में अब ट्रिपल पी यानी कि प्रॉस्पेरिटी, पीस और परसेवरेंस के नए पन्ने जोड़ दिए गए हैं और इसकी हेडलाइन है राष्ट्रवाद। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आज भी कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार दिवस मनाता रहता है। हालांकि पूरी दुनिया इसे पाकिस्तान की एक हैबिट का ही हिस्सा मानती है, लेकिन इस दुष्प्रचार के कुछ कंकड़ हमारे देश में भी फेंके जाते रहे हैं। ऐसे में आज इन कंकड़ों की सफाई करने का दिन है। एक वक्त पर रास्ता भटके कश्मीर के युवा समझदारियों की एक शाम के साथ घर वापस लौट चुके हैं और इसीलिए आज हम इन्हें भूला नहीं कहेंगे या भटका नहीं कहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हुए कहते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। और कश्मीर के शरीर पर लाखों घाव करने वालों को शायद इसी बात का ज्ञान नहीं था। कश्मीर की आत्मा आज भी अपने सच्चे स्वरूप में जिंदा है और मोदी सरकार के कुछ फैसलों से इस आत्मा को एक नया शरीर भी मिल गया है और इस नए रंग रूप में वापस लौटे कश्मीर को हम नया कश्मीर कहते हैं। इस नए कश्मीर की जानकारियों वाली किताब को आज हमने आपके लिए खोल दिया है और इस बुक का आज ऑडियो विजुअल माध्यम से ब्रॉडकास्ट करेंगे हमारे खास शो इंडिया स्टोरी में। कश्मीर जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वो कश्मीर जो लंबे वक्त तक अशांति की आग में झुलसता रहा, आज बदल रहा है। उसकी वो पुरानी रौनक, वो शांति, वो खूबसूरती फिर से लौट आई है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और गृह मंत्री अमित शाह की नीति। इस नीति और नियत के निशान आज कश्मीर के हर नाके पर नजर आते हैं। ऐसे में आज हम इस पूरी कहानी को कुछ हिस्सों में बाइफरकेट करके आपको बताते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जो उन्होंने बीते 21 मार्च को राज्यसभा में दिया। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और पिछले कुछ सालों में आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी आई है और पहले जहां पर आतंकियों के जनाजे में जुलूस निकलते थे, अब ऐसा नहीं होता। आतंकी जहां पर मारा जाता है वहीं दफनाया जाता है। सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे, इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कश्मीर की सड़कें जो कभी पत्थरबाजी और गोलियों की गूंज से थर्राती थी, आज शांति की कहानी को बयां करती है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। साल 2018 में जहां पर 228 आतंकी हमले हुए थे, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर 94 पर आ गई है। पत्थरबाजी की घटनाएं जो कभी रोजमर्रा की बात थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। सुरक्षा बलों की चौकसी और सरकार की सख्त नीतियों ने आतंक की कमर को तोड़कर रख दिया है। घुसपैठ की कोशिशें जो 2018 में 417 थीं, अब 90 से भी कम रह गई हैं।
कश्मीर की हवा में अब बारूद की गंध नहीं बल्कि शांति की खुशबू है। 80 के दशक के अंत में आतंकवाद का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने घाटी को खून से लाल कर दिया। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन, सड़कों पर बम धमाके और सुरक्षा बलों पर हमले, ये सब उस वक्त की तस्वीर थी। आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2000 से 2010 के बीच कश्मीर में हर साल औसतन 2000 से ज्यादा आतंकी घटनाएं होती थी। साल 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हालात और ज्यादा बिगड़े। उस साल 2600 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकियों के जनाजे में भीड़ जुटी थी और घाटी में अशांति का आलम था। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 5 अगस्त 2019 जब अनुच्छेद 370 हटा और उसके बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और एक क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। अनुच्छेद 370 के एब्रोगेट होने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी। सरकार ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। नतीजा आंकड़े खुद बोलते हैं। साल 2018 में जहां पर 417 घुसपैठ की कोशिशें हुई थी, वो 2023 में घटकर 90 से भी कम रह गई। आतंकी घटनाएं जो 2018 में 228 थीं, साल 2023 में घटकर 94 पर आ गई, यानी कि 60% से ज्यादा की कमी। और सिर्फ आतंकी घटनाएं नहीं, पत्थरबाजी भी खत्म हो गई। साल 2018 में 2100 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, लेकिन जैसे ही 370 को हटाने का फैसला लिया गया, पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य पर आ गई। सड़कें जो कभी पत्थरों से अटी थीं, वहां पर अब शांति है। लेकिन क्या यह शांति पूरी तरीके से आतंक के खात्मे की गवाही देती है? कश्मीर में आतंक का खात्मा कोई जादू नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है, एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है, जिसमें पहला कदम उठाया गया सुरक्षा बलों की सख्ती के साथ। उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आतंकियों को साफ संदेश दिया कि अब बख्शा नहीं जाएगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आतंक के इकोसिस्टम पर चोट की गई। आतंकियों के मददगारों की संपत्ति को जब्त किया गया, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया। और इन दो एक्शन से कश्मीर सिर्फ शांति नहीं हो रहा बल्कि तरक्की की राह पर, विकास की राह पर चल पड़ा। साल 2019 से अब तक 40,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। 12,000 करोड़ रुपए का निवेश और 1.1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ने घाटी में उम्मीद की किरण जगा दी। सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और बिजनेसेस फिर से फल फूल रहे हैं। कश्मीर का सबसे बड़ा बदलाव है यहां की जनता का भरोसा। साल 2024 और वहां कर विधानसभा चुनाव जो हुआ, रिकॉर्ड मतदान ने वहां पर यह साबित कर दिया कि लोग अब आतंक नहीं बल्कि लोकतंत्र को चुन रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस हो या फिर अमरनाथ यात्रा हो, कश्मीर में अब हर रंग, हर मजहब साथ चल रहा है। ये एकता, ये भाईचारा ही कश्मीर को फिर से जन्नत बना रहा है। यहां का हर नागरिक अब अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देख रहा है। श्रीनगर में अब सिनेमा हॉल्स फिर से गुलजार हैं।
साल 2023 में जब G20 समिट का आयोजन हुआ तो दुनिया को कश्मीर ने दिखाया कि वो अब सुरक्षित है, खूबसूरत है। यहां की जनता बंदूक के साए से निकलकर विकास की रोशनी में कदम रख रही है। कश्मीर की असली पहचान उसकी खूबसूरती है और वो खूबसूरती फिर से दुनिया को बुला रही है। साल 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। डल झील पर शिकारे फिर से सैलानियों से गुलजार हुए। गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर हंसी गूंज रही है और पहलगाम के हरे भरे मैदान फिर से रौनक हैं। पर्यटन ने न सिर्फ कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि यहां के लोगों के चेहरों पर मुस्कान को लौटाया। होटल, हाउस बोट और दुकानें फिर से एनर्जाइज्ड हैं। आज ये कश्मीर का वो चेहरा है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर बदल रहा है, आतंक का साया हट रहा है, विकास की रोशनी फैल रही है और खूबसूरती फिर से खिल रही है। ये वही कश्मीर है जिसे शायरों ने जन्नत कहा था और अब ये जन्नत अपनी पुरानी शान में लौट रही है। ये कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जीत है और इसे सबसे बेहतर ढंग से सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब उनके उन जख्मों को भी एड्रेस किया जाए जो इसे इतिहास में मिले हैं। और कश्मीर के वर्तमान में आए बदलावों को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में भी जाना होगा। आप इसे एक ज्ञानवर्धक टाइम मशीन भी कह सकते हैं, एक ऐसा टाइम ट्रैवल जिससे आप उस कश्मीर को भी महसूस कर पाएंगे जिसे आतंकवादियों ने कई घाव दिए। और वक्त में पीछे जाते ही आप ये समझ पाएंगे कि कश्मीर की समस्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ही देन थी। और हम यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि हमारी इस टाइम मशीन में वो तथाकथित बुद्धिजीवी और कुछ विलुप्त प्रजाति के वो अलगाववादी भी सवार हो जाएं जो कश्मीर की समस्या पर पाकिस्तान से ही हाथ मिलाने का मुहूर्त निकाला करते थे। जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें से आधा यानी कि करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। कश्मीर से जुड़ी हुई समस्या की जड़ साल 1947 में है, जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कबायली हमलावरों को कश्मीर में कब्जा करने के लिए भेजा था। उस वक्त कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत यानी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। यानी कि कश्मीर का भारत में विलय ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे कि बाकी रियासतों का भी हुआ था, जो कि पूरी तरीके से कानूनी और मान्यता प्राप्त था। लेकिन पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में दाखिल हुए कबायली हमलावर पीछे नहीं हट रहे थे। इसीलिए उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई। वहां पर युद्ध हुआ, भीषण जंग हुई और इसके बाद 1 जनवरी 1948 को भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया और यूएनएससी से कश्मीर मामले का हल निकालने के लिए भारत ने एक अपील की। 13 अगस्त 1948 को यूएनएससी ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव को पारित किया। यह प्रस्ताव समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी प्रस्ताव को लेकर हमारे देश में कई लोग कतरन वाली जानकारियों का व्हाट्सएप फॉरवर्ड समय समय पर फैलाते रहे हैं। ऐसे में आज इस प्रस्ताव के बारे में हमारे देश के लोगों और इसके साथ साथ कश्मीर के सड़गल चुके इक्का दुक्का अलगाववादी मानसिकता के कुछ लोग और मनी वॉश मानसिकता के उन पत्रकारों को भी ध्यान से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सीधे दस्तावेजों से पढ़ने में समय का बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है और समझ में आने से पहले ही संयम का चक्का जाम भी हो सकता है। कश्मीर विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1948 को अपने रेजोल्यूशन में यह साफ साफ कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और इस पूरे जम्मू कश्मीर में वो कश्मीर भी शामिल है जिस पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया था
कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि तथाकथित आजाद कश्मीर को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन आज भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहने से नहीं चूकता। यूएनएससी के इस रेजोल्यूशन में यह शर्त भी थी कि पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई इस जमीन को जम्मू कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलता है, लॉन्चिंग पैड बनाता है, आतंकवादियों की फैक्ट्री लगाता है। यूएनएससी के इस रेजोल्यूशन में इस बात का भी जिक्र है कि उत्तरी कश्मीर में खाली कराए गए इलाके वापस जम्मू कश्मीर को सौंपे जाए और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की होगी, और यह काम भी पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया है। इस प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और उसे जनमत संग्रह पर अपनी बात रखने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। और इस रेजोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपके लिए, और इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तब तक जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं है जब तक पाकिस्तान इस इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और पीओके से अपने कब्जे को नहीं छोड़ता। यानी कि पाकिस्तान को पीओके से अपने सैनिकों को, अपने नेताओं को, स्थानीय हमलावर या फिर आतंकियों को इन इलाकों से हटाना था, अपनी आतंक की फैक्ट्रीज को लाहौर में शिफ्ट करना था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये जो तमाम बातें इस वक्त मैंने आपको बताई, ये यूं तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने में कई कई दिन लग सकते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश के अल्ट्रा पॉलिश्ड बुद्धिजीवी इसे पढ़ने के लिए इतना समय नहीं निकाल पाते और वो कभी भी पीओके की आजादी का मुद्दा उठा ही नहीं पाते। और आप सोचकर देखिए, जो चीज भारत का हक है, उस हक को मांगने से भी कई लोग कतराते रहे। लेकिन बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और अब सिर्फ एक ही काम बाकी है, और वो है पीओके को वापस भारत में मिलाना। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अपनी नीति और नियत में बिना किसी फिल्टर को लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी विजनरी फॉर्मेशन को डेवलप किया जिससे पीओके की घर वापसी तो होगी, लेकिन इस एक इवेंट से पूरे पाकिस्तान के भी कई टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले भारत के लिए पीओके क्या है और उसकी इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो आप प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के कई बयानों से साफ समझ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से पीओके को अगर हटा दें तो बचते हैं 4 प्रांत। पहला है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है बलोचिस्तान, तीसरा है सिंध और चौथा है पंजाब। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है और यहाँ की 90% आबादी पश्तून है। वो पश्तून जो कि अफगानिस्तान की आधी आबादी है, यानी कि इनका एक कल्चरल कनेक्शन है अफगानिस्तान के साथ, और इसीलिए ये कई बार अफगानिस्तान की तरफ इंक्लाइंड होते हुए भी नजर आते हैं और कई बार ऐसी मांग भी उठा चुके हैं। फिर आता है सिंध प्रांत। यहाँ की 94% आबादी पाकिस्तानी हिंदुओं की है, लेकिन सिंध की राजधानी है कराची
और ये जगह पाकिस्तान के कई बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स का एक घर भी है। और ये जगह पूरे सिंध का 75% रोजगार होल्ड करती है और यहां पर रोजगार में प्राथमिकता मिलती है पाकिस्तान के मुसलमानों को। और इसी वजह से सिंध के हिंदू इस प्रांत को सिंधु देश बनाने की मांग करते रहते हैं। फिर आता है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच स्टेट है, लेकिन यहाँ के 6 मिलियन आबादी यानी कि 60 लाख लोग आज भी बंजर जमीन, बिना बिजली और बिना साफ पानी के रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी शिकायत बस ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके संसाधनों को निचोड़कर उन्हें इस हाल में छोड़ दिया है। और इसी वजह से अब वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डायरेक्ट पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है और उनकी ये लड़ाई बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए है, बलूचिस्तान की आजादी के लिए है। ये जम्मू कश्मीर के पुनर्जन्म की वो कहानी है जिसकी नींव कुछ शक्तिशाली फैसलों ने रखी है। और जैसा कि कहा भी गया है, हिस्ट्री इज मेड बाय दोज हु डोंट गिव अ डैम, यानी कि इतिहास वो बनाते हैं जो किसी बात की परवाह नहीं करते और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं। आर्टिकल 370 को हटाना आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फैसला था और इस एक बड़े फैसले से ही देश आज सबसे बड़े बदलावों को महसूस कर रहा है। कश्मीर का गौरव लौट आया है और यही है नए भारत की कहानी, नए भारत की गौरवशाली इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज के इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।